हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाहे आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करो या नेशनल इनकम करो, इन दोनों में ही हम क्या करते हैं, मॉनिटरी वैल्यू of all the final goods and services produced in an accounting year। चाहे आप डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो या फिर नेशनल इनकम को करो, दोनों ही चीजों में हम क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या कि हम जो है वी कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो जैसे आपके पास में दो कमोडिटी है, लेट अस से आपके पास में व्हीट है एंड आपके पास में गोल्ड है, कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप इनकी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो। तो हम क्या करते हैं, इनको प्राइस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस से हमारे पास व्हीट है या फिर मोर प्रिसाइसली व्हीट फ्लोर है, इसको हम आटा कहते हैं। अगर ये आटे को हम यूज करते हैं घर पे रोटी बनाने के लिए, देन दिस विल बी काउंटेड एज अ फाइनल गुड। ठीक है, आप किसी को वो रोटी अगर बेच रहे हो तो फिर वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, लेकिन अगर हम घर पे खुद के खाने के लिए रोटी बना रहे हो देन दिस विल बी फाइनल गुड। अगर यही व्हीट फ्लोर का आप यूज करते हो ब्रेड को बनाने के लिए इन अ फैक्ट्री, देन दिस विल बी काउंटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं बेसिकली कि जैसे मान लो आपके पास में एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है, एक फैक्ट्री सी है। ठीक है, अब ए के पास में रॉ मटेरियल आया 50 रुपए का, उसने बी को कुछ बना के 70 रुपीज का दे दिया, बी ने आगे सी को 100 रुपीज का दे दिया, सी ने बना के उसको 150 रुपए का मार्केट में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 150 रुपए फाइनल गुड। ठीक है, अब ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स है, ये रॉ मटेरियल है ए के लिए 70 रुपीज के, ये बी के लिए रॉ मटेरियल है और ये सी के लिए। ये जो 150 रुपए का गुड है ये आपका फाइनल गुड है, हम इसी को काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड को अगर आप काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग कर दोगे। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम। तो यहां पे क्या होता है कि मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जो हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं जी, डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट करते हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपका ज्योग्राफिकल एरिया तो है ही है, मतलब कि आपका जो लैंड मास है और जो वाटर बॉडी है। लेट अस से कि रिलायंस ऑयल्स का एक जो रिफाइनरी है वो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, समुद्र के नीचे से जो है वो मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जितनी भी आपके कंट्री की एम्बेसी है या फिर जितनी भी आपकी कंट्री की कॉन्सुलेट्स हैं, जितने भी आपके मिलिट्री बेस हैं या आपके जो बैंक हैं, वो सब आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्विस बैंक इंडिया में ऑपरेट करेगा तो वो स्विट्जरलैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अभी हाल ही में श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, तो वो श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इंडिया अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री बेस बनाएगी तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ आपका ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल एरिया नहीं है, उसमें आपके एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस, बैंक्स सब कुछ आते हैं।
ठीक है। जबकि नेशनल इनकम क्या होता है, हम उसमें उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट्स बनाते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब क्या? नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब ये कि उन बंदों का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री के अंदर लाई करता है और वो नॉर्मली उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स बना रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऐसे लोग होते हैं जिनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में लाई करता है, लाइज विद इन द नेशन, प्लस वो नॉर्मली उस कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, नॉर्मली रिसाइडिंग इन दी कंट्री। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल होना जरूरी है किसी भी पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंस बुलाने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो प्रोडक्ट है या गुड एंड सर्विसेज है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स। और नेशनल इनकम में इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो बाहर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे। हाँ जी, तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दी गई हो तो हम उससे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, या फिर अगर नेशनल इनकम दी गई हो तो उससे हम डोमेस्टिक इनकम को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, कुछ ऐसे इंडियंस होते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और उनको बाहर की कंपनीज जो है पैसे दे रही हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है ना, वैसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उनको क्या मिल रहा है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं लेकिन वो इंडियंस नहीं है और इंडियन कंपनीज जो है उनको पे कर रही हैं, तो उनको हम क्या दे रहे हैं? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन व्हाट द residents are earning when they are working outside the domestic territory, and factor income to abroad is basically what the residents are earning when they are working, what you are paying to the non-residents when they are working in the country, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सी ज्यादा होगी, डोमेस्टिक के नेशनल, ठीक है। तो ये समझते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगी। केस 2 देखते हैं जी। केस 2 में लेट अस से कि आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दैट मींस आपकी जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा है। केस नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे? जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी लेस देन 0, और इस केस में क्या होगा? आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इस केस में आपकी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ NFIFA। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी हुई, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में हुआ।
अब कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना देके वो दे देते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुछ नहीं है, यहाँ पे एफ की जगह पे टी लगा दिया, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब क्या, माइनस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या हो जाता है आपका, माइनस ऑफ NFIFA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। जिससे मान लो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन बाहर लगाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे ना। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ तो माइनस लगा के आप NFIFA निकाल सकते हो। तो मेरे को लगता है कि ये आपको समझ में आ गया है। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपन, लेट अस स्टडी द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। Let us study the concept of gross and net। तो बेसिकली ग्रॉस में जो है आप इंक्लूड करते हो डेप्रिसिएशन को। ग्रॉस में आप बेसिकली क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हो। नेट में जो है आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हो। नेट में आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हो। दैट मीन्स कि जब आप ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं ये लिखूं फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, मतलब कि जो भी आपके फिक्स्ड कैपिटल है वो नॉर्मल वेयर एंड टियर की वजह से वो खराब होता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या, जो मशीन्स होगी, है ना, या फिर हम इसको कह सकते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, मान लो कि जैसे आपने एक वॉशिंग मशीन ली, आपने ली वो 20,000 रुपए की, ठीक है, उसकी लाइफ है आपकी 10 ईयर्स की, ठीक है। तो अगर इन केस आप उसको 1 साल यूज करते हो तो आपको वो वापस करनी पड़ेगी 18,000 की। क्यों? क्योंकि आपने 2,000 रुपए का जो है डेप्रिसिएशन जो है फेस किया, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, अगर मान लो आपने खरीदी और आप उसको वापस कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 2,000 रुपए। सो दैट इज योर डेप्रिसिएशन। तो अगर हमें ग्रॉस वैल्यू दी गई है और हमें नेट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और नेट वैल्यू दी गई है हमें ग्रॉस निकालनी है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रॉस एंड नेट का अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, बेसिकली हम कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है। मान लो अगर आपने कोई शर्ट की फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, है ना, और कोई बंदा चाहिए जो चीजों को संभाले, एंगेज करे ना। तो हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है जी, आपका हो गया लैंड, आपका हो गया लेबर, आपका हो गया कैपिटल, और आपका हो गया जी एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर वही है शार्क टैंक वाला नहीं होता जो, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो लैंड जो है उसको आप क्या रिवॉर्ड दोगे, लैंड को उसका रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, अनस्किल्ड लेबर को वेजेस ही मिलते हैं, कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट लेगा, एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट मिलेगा। जब आप इन सब चीजों को ऐड कर देते हो ना तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, कि जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका खर्चा दे रहे हो उसको अगर अपन ऐड कर दे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप किसी भी कमोडिटी को मार्केट में बेचते हो, ठीक है।
तो सवाल यह है कि जिस कॉस्ट पे आपने प्रोड्यूस किया आप उसी कॉस्ट पे क्यों नहीं बेचते हो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट जो है वो दो काम करती है, एक तो टैक्स लगाती है या तो वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अगर टैक्स लगाएगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा और अगर सब्सिडी लगाएगी तो मार्केट प्राइस कम होगा। ठीक है, लेट अस से कि कोई एलपीजी सिलेंडर है, उसको बनाने का जो खर्चा आता है 1200 रुपए आता है। ठीक है, सब्सिडी देने के बाद उसका जो हो गया वैल्यू वो हो गया 900 रुपए। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट से कम हो रहा है। कई चीजों में मार्केट प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को देखते हो ना, उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दैट मींस टैक्स में से जब आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये चीजें अगर आपने समझ ली है तो आपको ये पता लग रहा होगा कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो अब हम पढ़ते हैं कि जितने भी आपके नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं भाई। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को पहले तो समझ लेते हैं। मान लो कि हमने लिखा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जी का मतलब क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब ये कि हमने इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया है। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हम सिर्फ उन्हीं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे। पी का मतलब क्या, प्रोडक्ट। हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे हैं। एमपी का मतलब क्या कि हम यहाँ पे मार्केट प्राइस को देख रहे हैं। ठीक है, जी का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब क्या, हम डेप्रिसिएशन को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या, आप सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर रहे हो। पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट और एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। तो ऐसे नेशनल इनकम के ना 8 एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं, पहला तो हो गया जी जीडीपी एट एमपी। ऐसे कुछ नहीं कि पहला ही ये जीडीपी एट एमपी है, आप कोई भी बना सकते हो। दूसरा जीडीपी एट एफसी हो गया। तीसरा एनएनपी एट एमपी हो गया। चौथा एनएनपी एट एफसी हो गया। पांचवा जीएनपी एट एमपी हो गया। छठा जीएनपी एट एफसी हो गया। सातवां एनडीपी एट एमपी हो गया। आठवां एनडीपी एट एफसी हो गया। ठीक है, अब सवाल यह है कि 8 एग्रीगेट्स आपको दिए गए हैं, हमें कैसे हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे पहुंचे। मान लो कि एक है आपके पास जीडीपी एट एमपी और आपको पहुंचना है एनडीपी एट एमपी पे। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, आपको एनडीपी एट एमपी पे पहुंचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, तभी तो जी से एन पे आओगे। डी डी दोनों में कॉमन है, ये एमपी एमपी भी दोनों में कॉमन है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, हम एनडीपी एट एमपी पे आ जाएंगे। लेट अस से कि आपको जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना है, तो जीडीपी जीडीपी तो कॉमन ही है, हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। लेट अस से कि आपको एनडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी पे जाना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, वही सेम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, एनडीपी एनडीपी तो सेम ही है। अब कुछ ऐसे देखते हैं जिसमें 2-3 ऑपरेशंस एक साथ करने हो। ठीक है, लेट अस से कि आपको एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पे जाना है। अब एन से जी पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाओगे तो एनएफआईएफए को माइनस कर दोगे,
एफसी से एमपी जाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दोगे, तो 3 ऑपरेशंस करोगे तब जाके जीडीपी या एमपी पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने कन्वर्जन्स। तो एक आप ट्राई करना खुद से, जीएनपी एट एमपी से आप पहुंचो एनडीपी एट एफसी पे, और दूसरा आप ट्राई करना एनएनपी एट एफसी से आपको पहुंचना है जीएनपी एट एमपी पे, ठीक है। तो प्रीटी इजी। इसके बाद हम जो है इनकम मेथड करेंगे, नेशनल इनकम का। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें एक है कंसेप्ट आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस, ठीक है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि लेट अस से हमारे पास में एक है 2020 और एक 2023, ठीक है। 2020 में टमाटर का रेट था 50 रुपए, 2023 में लेट अस से टमाटर का रेट हो गया 100 रुपए। 2020 में 100 किलो टमाटर बन रहे थे, 2023 में 80 किलो ही बन पा रहे हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम अगर सिर्फ टमाटर ही बन रहे हैं तो कितनी होगी 5000 रुपीज, और यहाँ पे कितनी होगी 8000 रुपीज, है ना जी। अब ये जो 8000 रुपीज आपने नेशनल इनकम काउंट की है वो आपने करंट प्राइस पे की है कि 2023 में जो प्राइस है उसी के हिसाब से निकालो। अगर आप 2020 की प्राइस के हिसाब से निकालो तो कितनी आएगी 80 किलो इंटू 50 रुपए, ये कितनी होगी अपनी 40 और 2 जीरो 4000। तो ये जो 8000 रुपीज है ये आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, 4000 नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस में क्या करते हैं हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस, और करंट प्राइस में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप जो करंट ईयर जो चल रहा है उसके प्राइस के बेसिस पे निकालोगे। तो अब जब करंट प्राइस है तो इसको हम फ्लक्चुएटिंग प्राइस भी कह सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग क्यों, 23 में जी 100 रुपए, 24 में कुछ और होगा, तो हर साल ये फ्लक्चुएट करेगा। कांस्टेंट प्राइस है तो ये तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मेरे को आपको समझ में आ गया होगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो हम जो है यहाँ पे जीएनपी निकाल सकते हैं जी। जीएनपी हमने एक तो करंट प्राइस पे निकाल दी, फिर हमने बोला जी एक हमने कांस्टेंट प्राइस पे निकाल दी। अब ये जो करंट प्राइस पे जब आप जीएनपी निकालते हो ना उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीएनपी, और जो कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हो उसको हम कहते हैं रियल जीएनपी। रियल क्यों कहते हैं इसको, प्राइस तो आपका कांस्टेंट ही है। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है दैट मींस आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस ज्यादा प्रोड्यूस करी है ना। अरे भाई अगर आपने 2020 में 50 रुपए की चीज बनाई, लेट अस से कि 23 में वो चीज सिर्फ 50 रुपए की ही रही। अब अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है दैट मींस कि ये 100 से 110 या 120 पे ही जाएगा ना, तो उसको हम कहते हैं रियल जीएनपी। रियलिटी दिखाएगा भाई, कांस्टेंट प्राइस पे करोगे तो रियलिटी पता लगेगी। नॉमिनल नाम के लिए, करंट प्राइस पे कर रहे हो नाम के लिए बढ़ गई, लेकिन हो सकता ना भी बढ़ी हो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम निकालते हैं जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या होता है कि इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या करेगा, आपका एवरेज लेवल बता देगा। कैसे निकालेगा जी, जब आप नॉमिनल को आपके रियल से डिवाइड कर दोगे ना, नॉमिनल जीएनपी को रियल जीएनपी से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पास आ जाएगा ये जीएनपी डिफ्लेटर, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी में क्या,
अगर कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जितना पोल्यूशन हो रहा है ना, उसको अगर अपन काउंट करेंगे तो उसको हम ग्रीन जीएनपी बोल देते हैं। ग्रीन जीएनपी में जितना भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कि कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस, जीएनपी, डिफ्लेटर निकाल लिया, ग्रीन जीएनपी निकाल लिया। आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीजों को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, वो जानते हैं। हाँ जी, तो आगे चलते हैं, अपन टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ये पढ़ते हैं एक्टिविटीज दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब हमने एग्रीगेट्स पढ़े थे ना, तो उनमें से एक एग्रीगेट ये भी था ना, NNP@FC, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। NNP@FC और इज योर नेशनल इनकम। अगर कोई पूछे ग्रॉस नेशनल इनकम तो वो क्या हो जाएगा, GNP@FC। दिस इज नेशनल इनकम, दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है जी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आ गया आपका प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब अगर मान लो आपने कोई शेयर खरीदे, या फिर आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया, या फिर अपना डिबेंचर हो गया, तो ये सब तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। इससे कोई भी, अगर आप लोन भी ले लोगे ना, तो उससे कोई भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज थोड़ी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सिर्फ मनी का आदान प्रदान होता है। इसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं काउंट करते हैं? इससे कोई गुड एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, इसलिए हम काउंट नहीं करते। दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तुम अगर सिक्योरिटीज को बाय सेल कर रहे हो, उससे कोई भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई हम इसको काउंट नहीं करते नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। तीसरा, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अलाउंस दे रही है, मान लो कि गवर्नमेंट दे रही है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ऐसे बंदे को जिसको काम नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट जो है उसको अलाउंस दे रही है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट हो गया। सब्सिडी भी अगर गवर्नमेंट दे रही है, दैट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि उसको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जब जहां पे कुछ आप इन रिटर्न कुछ नहीं देते, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पेमेंट्स है उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। किसी भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट जिसमें आप इन रिटर्न कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका हो गया प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। आगे चलते हैं अपन। ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स। अब मान लो कि रोहित ने जो है 2015 में एक बाइक खरीदी, ठीक है। अब उसने 2015 में बाइक खरीदी भी 40,000 रुपए की, 2017 में उसने बेच दी। तो जब एक बार 2015 में ये आपके जीडीपी में काउंट हो गई,
तो दोबारा जब ये मान लो बेच रहे हैं 35,000 की, तो क्या आप इसको दोबारा काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब आप यूज्ड गुड्स को ट्रांसफर करते हो सिर्फ ओनरशिप चेंज होता है, इकोनॉमी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आपके एक्स्ट्रा नहीं आ रहे। ठीक है, एफ पे चलते हैं अपन, इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी मतलब क्या? कोई भी गैम्बलिंग हो गई, सट्टा लगाना, है ना, ये सब एक्टिविटी जो है इसको हम काउंट नहीं करते हैं। हो सकता है इससे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, मान लो हीरोइन हो गया या कोकेन बना रहे हो, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इलीगल एक्टिविटी को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। फिर उसके बाद में लीजर टाइम एक्टिविटी हो गया। इसमें लीजर टाइम एक्टिविटी मतलब बेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, जैसे मान लो पीछे गार्डन में मम्मी ने जो है मिर्ची का पेड़ लगा दिया, उससे मिर्ची आ रही है, तो उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि एक लीजर टाइम एक्टिविटी है ये, और आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम बेसिकली नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन। एक बार इसको देखिए आप, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल आपको पता है ना जी। मान लो आपके पापा ने आपको 20,000 रुपए दिए कि भाई 20,000 रुपए दे रहा हूँ, महीना चला, तो ये आपकी पॉकेट मनी है, ये ट्रांसफर पेमेंट है। इन रिटर्न आप तो कुछ नहीं करके दे रहे हो पापा को, तो ये आपकी प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है जी।